नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोस्टिंग का मेथड ऑफ कोस्टिंग। अलग अलग डिफरेंट मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं जो पोस्ट में यूज़ की जाती हैं। हमारी ज़रूरत के हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्किंग कर रहा है उसके हिसाब से अलग अलग मेथड डेवलप किए गए हैं पोस्टिंग के लिए। अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग मेथड यूज़ होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग मेथड पोस्टिंग निकालने का यूज़ होता है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का अपना अलग प्रोसेस है, अपना अलग सिस्टम है हर एक इंडस्ट्री का। तो उसके अनुसार हम अलग अलग मेथड डेवलप किए गए हैं, उन मेथड्स का यूज़ करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। किस मेथड को हमें अप्लाई करना है वो डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, कैसे हमारी उसकी वर्किंग है, कैसे वे ऑफ ऑपरेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके बेस पर अलग अलग मेथड कॉस्टिंग के दिए गए हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स, दो तरीके के हैं। एक स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है और दूसरा है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में कि वो एक स्पेशल, एक विशेष, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के हिसाब से काम किया जाता है। जैसे आपने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, वो आप अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट करवाएंगे तो उसकी लागत क्या आएगी। किसी दूसरे व्यक्ति ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करानी है तो उसकी लागत अलग हो सकती है, उसका अपना सिस्टम हो सकता है, वो किसी दूसरे तरीके से बनाए। तो इस प्रकार की जो सिस्टम है वहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है। इसमें जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आती है। जॉब कॉस्टिंग एक स्पेसिफिक निर्देश के अनुसार, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम करते हैं एक इंडिविजुअल कस्टमर के लिए। एवरी कस्टमर का, प्रत्येक कस्टमर का अपना एक अलग तरीका होता है, अपना एक अलग डिज़ाइन है, अपना उसका टेस्ट है, उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क अलग है, कितनी उसकी स्पेंडिंग पावर है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो द जॉब आर नॉट कंपेरेबल टू ईच अदर। जैसे आप हेयर सैलून में गए कटिंग करवाने के लिए, आप किस स्टाइल से करवा रहे हैं, दूसरा किसी स्टाइल से करवा रहा है, आपके बाल कैसे हैं, दूसरे के कैसे हैं, वो डिपेंड करता है आपने कैसा डिज़ाइन करवाया, आपको कैसा पसंद है, आपकी टेस्ट कैसा है, आपकी हैबिट कैसी है, उसके ऊपर। दूसरे व्यक्ति की अलग हो सकती है, तो उसके अनुसार उसकी लागत भी अलग अलग होगी। तो उसको निकालने का काम जॉब कॉस्टिंग के अंतर्गत किया जाता है। और ये काम स्मॉल ड्यूरेशन का होता है, छोटे समय के लिए किया जाता है। जैसे आपने पैंट शर्ट सिलवाई है, या आपने कटिंग करवाई है, या आपने कोई अन्य जैसे प्रिंटिंग प्रेस का काम है, वहाँ हर व्यक्ति अपने नीड के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवाता है। टेलरिंग का हो गया, इंटीरियर डेकोरेटर हो गया, इस प्रकार के काम में जॉब कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है। दूसरा है बैच कॉस्टिंग। स्मॉल ऑर्डर्स लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आप टैबलेट्स देखते हैं, मेडिसिन्स, जो गोलियां हैं, दवाइयां हैं, वो बैचेज़ में बनती हैं। ये नहीं कि एक टैबलेट बनाएंगे, दो टैबलेट बनाएंगे, हज़ारों लाखों की संख्या में वो एक साथ बनती हैं। उनकी बैच और मशीन की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितनी। तो उसमें सिमिलर मटेरियल यूज़ होता है, सिमिलर मेथड होता है, नेचर ऑफ वर्क सेम होता है। तो एक बैच में जितनी वस्तुएं प्रोड्यूस की जाती हैं, जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाती है, उसकी लागत निकाली जाती है, उसमें बैच कॉस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। दिस मेथड में भी अप्लाइड इन द इंडस्ट्री जहाँ पे मेडिसिन है, टॉयज़ है, रेडीमेड गारमेंट्स है, वहाँ पे इसका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जैसे नाम से ही पता लग रहा है, हमने किसी काम को करने का ठेका लिया है, ठेका लागत प्रणाली इसको बोलते हैं। जैसे आपने किसी रोड को बनाने का लिया, वो रोड का कैसा मटेरियल लगना है, कितनी उसकी लंबाई, कितनी चौड़ाई, वो पर्टिकुलर जगह पे डिपेंड करती है। आपने बिल्डिंग का लिया, एक ने किसी तरीके से बनवाई, दूसरे ने किसी तरीके से बनवाई, तो हर एक की लागत आपकी अलग अलग है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आपके जो कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपने जो ठेका लिया, उस ठेके के अनुसार आप कितनी उसकी लागत की जो कैलकुलेशन करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंतर्गत की जाती है। दूसरा हमारा मेजर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। व्हेन गुड आर प्रोड्यूस ऑन द मास स्केल, लार्ज स्केल पर उसको प्रोड्यूस किया जाता है। स्टैंडर्डाइज नेचर की है, उसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है कि एक जैसी सभी वस्तुएं उसमें बनती हैं, कोई पर्टिकुलर कस्टमर के लिए अलग से ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। उन गुड्स को स्टॉक में रखा जाता है, कस्टमर को
फिनिश गुड जब भी रिक्वायरमेंट होती है प्रोवाइड करवा दी जाती है, और इसमें प्रोडक्शन लगातार चलता रहता है, रिपीटिटिव नेचर का होता है। जैसे सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, मेडिसिन है, पेंट है, शुगर है, ये हमें क्या लगातार पड़ेंगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम एक जैसी होती हैं। तो इसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड आता है, यूनिट कॉस्टिंग सिस्टम आता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आता है। प्रोसेस कॉस्टिंग, व्हेन द रॉ मटेरियल हैज़ टू पास थ्रू द वेरियस प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है, अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग स्टेज से गुजरता है जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने से पहले। हर एक प्रोसेस वाइज उसकी, हर एक डिपार्टमेंट वाइज, हर एक प्रोसेस वाइज, हर एक स्टेज पे उसकी उत्पादन करने की हमारी लागत क्या है, उसको प्रोड्यूस करने की हमारी लागत क्या है, उसको निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें भी प्रोडक्शन कंटिन्यूस चलता रहता है। फर्स्ट प्रोसेस बिकम द रॉ मटेरियल फॉर द सेकंड प्रोसेस, एंड द आउटपुट ऑफ द सेकंड प्रोसेस बिकम द रॉ मटेरियल ऑफ थर्ड प्रोसेस, लाइक दैट ये चलता रहता है। इन द प्रोसेस कॉस्टिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच यूनिट इज़ कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच प्रोसेस। ईच प्रोसेस के बाद उसकी लागत क्या आई, ईच डिपार्टमेंट के बाद उसकी क्या लागत आई, उसको निकाला जाता है। एज द आउटपुट टेक कंटिन्यूस प्रोसेस, द मेथड इज आल्सो नोन एज द कंटिन्यूस कॉस्टिंग प्रोसेस। कंटिन्यूस कॉस्टिंग मेथड के नाम से, प्रोसेस मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर है यूनिट कॉस्टिंग सिस्टम। दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज अप्लाइड इन दोज इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस आइडेंटिकल आउटपुट एंड ओनली वन प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट बनाती हैं और सभी प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, कलर, क्वालिटी सब एक जैसे होते हैं। कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहाँ पे चलती रहती है वहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट की जाती है, टोटल कॉस्ट निकाली जाती है। टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करके हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। कॉस्ट शीट हम इसमें बनाते हैं, सभी कंपोनेंट उसमें लिखते हैं कि कितना हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ और कितना इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारे मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस आते हैं। इनडायरेक्ट को हम फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इन अलग अलग हेड्स में बांटकर हम हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को हम निकालते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, माइंस है, कोलरीज है, ब्रिक बनाने का, ईंटें बनाने का काम किया जाता है, आटा मिल है, वहाँ पर इस तरह के सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम। इस प्रकार की कॉस्टिंग में कॉस्ट पर यूनिट एक प्रोडक्ट की निकाली जाती है। सर्विसेज में ज़्यादातर इसका यूज़ होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करने की हमारी लागत क्या है उसके लिए निकाली जाती है। कॉस्टिंग अब इस पर जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है वो सर्विसेज सेक्टर में ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। इससे ह्यूमन लाइफ में हमें अलग अलग सर्विसेज की, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, टेलीफोन सर्विस है, इलेक्ट्रिक सर्विस है, मेडिकल सर्विस है, एजुकेशन है, होटल है, वाटर सप्लाई है, इस तरह की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उनकी हम लागत को कैसे निकालते हैं, उसमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का सिस्टम किया जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को हम यूज़ करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में पैसेंजर किलोमीटर के हमारी लागत कितनी आई। अगर हम माल ढुलाई का काम करते हैं तो पर टन किलोमीटर हमारी लागत क्या आई, उस प्रकार हम इसमें निकालते हैं। जैसे बिजली दे रहे हैं किलोवाट पर आवर, पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं पर बेड की हमारी लागत क्या आई, इन सब को निकालने में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये भी कॉस्टिंग की अलग अलग टेक्निक हैं। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या होती है? ऐसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ऐसा कि हमें नाम से पता लग रहा है, ये एक्सपेंडिचर होते हैं जब वो हमारे हो चुके हैं, जब वो खर्चा हमारा घट चुका है, जब हो चुका है, उसके बाद हम उसको लिखते हैं और उसका कैलकुलेशन करते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अंतर्गत आता है। दूसरा है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग।
व्हेन सेवरल फर्म इन द सेम इंडस्ट्री अडोप्ट द सेम प्रिंसिपल ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट निकालने का एक इंडस्ट्री में अलग अलग फर्में कॉस्ट निकालने का एक ही तरीका अपना रही हैं, तो उनके अकाउंट को कंपैरिजन कर रही हैं, कंसल्ट कर रही हैं, गाइड कर रही हैं, तो उसको यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बोलते हैं। अंडर दिस मेथड सेम मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन ओवरहेड की जो हमारे ओवरहेड होते हैं कैसे उनको चार्ज करना है उसको निकालने में सेम तरीका हर एक फर्म के द्वारा प्रत्येक इंडस्ट्री में फॉलो किया जाता है। डेप्रिसिएशन का है, स्टॉक वैल्यूएशन का है, सभी मेथड एक ही मेथड को अप्लाई करते हैं, तो वो हमारी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के अंतर्गत आता है। ये हमारे के लिए हेल्प करता है पूरी इंडस्ट्री को के लागत को निकालने में, ताकि हम टैक्स रिलीफ, सब्सिडी या प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट से अप्लाई कर सकें। फिर आता है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग डिफाइन एज द चेंज इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू द चेंज इन आउटपुट बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट आउटपुट में चेंज होने से टोटल लागत में हमारे क्या अंतर आता है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, जैसा कि आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है। इट मीन्स द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज़ नोन एज द मार्जिनल कॉस्ट। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। फिक्स कॉस्ट आर चार्ज फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट को हम कंट्रीब्यूशन से चार्ज करते हैं, और कंट्रीब्यूशन हमारा फिक्स कॉस्ट is more than the fixed cost, difference is the profit. If the contribution is less than the fixed cost, difference is the loss. If the contribution is equal to fixed cost, there is a no profit no loss situation होगी हमारी। मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्टिंग जो हमारी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उससे रिलेटेड है। फिक्स कॉस्ट को एक पीरियड की इसमें कंसीडर फिक्स किया जाता है, इनको एलोकेट नहीं किया जाता इंडिविजुअल कॉस्ट निकालने में। फिर है हमारा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अंडर दिस सिस्टम बोथ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट आर चार्ज टू द कॉस्ट सेंटर। एक अलग अलग कॉस्ट सेंटर हमारे होते हैं कि उस कॉस्ट सेंटर पे हमारी लागत कितनी आई, कितनी वेरिएबल कॉस्ट आई, हमारी कितनी फिक्स कॉस्ट आई, उसको हम इसमें निकालते हैं। डायरेक्ट कॉस्टिंग है। इस टेक्निक में सभी कॉस्ट जो डायरेक्ट होती हैं प्रोडक्ट की, प्रोसेस की, ऑपरेशन की, उनको वेदर वो फिक्स हो या वेरिएबल हो, उनको कॉस्ट सेंटर पर चार्ज किया जाता है। ऑल दोज कॉस्ट विच आर नॉट डायरेक्ट आर ट्रांसफ़र टू और रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको चार्ज नहीं किया जाता, उसको सीधा कॉस्टिंग के प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में लिया जाता है और वहाँ से चार्ज किया जाता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड आर ट्रांसफ़र टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट पीरियड। उसमें केवल इसमें डायरेक्ट कॉस्ट को ही इंक्लूड किया जाता है। इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग है। इट इज़ ए टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग अकाउंटिंग विच स्टडी द चेंज इन कॉस्ट and change in revenue due to change in the level of output। आउटपुट के लेवल में जो हमारा चेंज आया है इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग में इट इज़ ए टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग विच स्टडी द चेंज इन द कॉस्ट एंड चेंज इन द रिवेन्यू ड्यू टू द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट लेवल में जो चेंज आया है, रिवेन्यू में जो चेंज आया है, उसको लिया जाता है प्रोडक्शन मेथड में। द एडिशन कॉस्ट एंड एडिशनल रिवेन्यू आर एनालाइज फॉर डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजमेंट। एडिशनल कॉस्ट है, जो एडिशनल रिवेन्यू है, वो मैनेजमेंट के द्वारा एनालाइज किया जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड मीन्स ए मेजरिंग यार्ड स्टिक अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एंड रेमिडियल एक्शन इज टेकन इन केस ऑफ वेरिएंस बिटवीन द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। इसमें क्या है, परमाप निर्धारित कर दिए जाते हैं और उन परमापों की तुलना हमारा जो एक्चुअल परिणाम आया है, जो वास्तविक हमारा एक्सपेंस आया है, वास्तविक हमारी
जो लागत आई है उससे किया जाता है। और फिर उनमें क्या डिफरेंस है, हमारे परमाप में और हमारी जो एक्चुअल लागत है उसमें क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को निकाला जाता है। फिर उसका एनालाइज किया जाता है कि क्या कारण रहा कि हमारा डिफरेंस आया, और उसके लिए जो डिफरेंस के रीजंस होते हैं उसको करेक्ट करने के लिए फिर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कोस्टिंग सिस्टम, एक अच्छा कोस्टिंग सिस्टम होगी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है सिंप्लिसिटी। ए सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सिंपल। सिंपल होना चाहिए ताकि उसको आसानी से समझ सकें, आसानी से हम अप्लाई कर सकें हमारे ऑपरेशन में, और हम आसानी से लागत का एनालाइज कर सकें, लागत को निकाल सकें। सुटेबिलिटी टू द बिज़नेस, जो हमारा कॉस्टिंग का सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे बिज़नेस को सूट करे, हमारे बिज़नेस की नेचर, हमारे बिज़नेस के साइज़, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बिज़नेस की कंडीशन है, उसके अनुसार उसको शूट करता हो। एनी सिस्टम विच सप्लाई टाइमली इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए, उसको कॉस्टिंग का अच्छा सिस्टम माना जा सकता है। द कॉस्टिंग सिस्टम शुड आल्सो बी हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी। वो ऐसा होना चाहिए जो हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करे, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करे। फिर है इकोनॉमिकल। कॉस्टिंग मेथड ऐसा ना हो कि वो अननेसेसरी हमारी लागतों को बढ़ा दे। शुड नॉट बी टू एक्सपेंसिव फॉर इट्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल कैपेसिटी। बिज़नेस की फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है, बिज़नेस को से कितना बेनिफिट मिल रहा है, वो बेनिफिशियरी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो अननेसेसरी बिज़नेस की लागतों को बढ़ा दे और बिज़नेस को लॉस की तरफ ले जाए, ऐसा भी ना हो। इकोनॉमिकल हो ताकि वो अपने बिज़नेस की नेचर, अपने बिज़नेस की स्थिति के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स अडेप्टेबिलिटी टू द सिचुएशन। ऐसा होना चाहिए जो सिचुएशन के अनुसार हम उसमें परिवर्तन कर सकें। इट मीन्स द कॉस्टिंग सिस्टम शुड बी सो फ्लेक्सिबल दैट इट शुड बी एक्सपेंडेड विद द एक्सपेंशन ऑफ द बिज़नेस। अगर हमारा बिज़नेस बढ़ता है तो हम उसको एक्सपेंड कर सकें, हमारा बिज़नेस घट रहा है तो उसके अनुसार हम उसमें चेंजेस कर सकें। डिक्रीज़ हो जाए तो डिक्रीज़ हो जाए। जैसे हमारी लो डिमांड है, ज़्यादा कंपटीशन है, तो उसके अनुसार हम उसमें चेंजेस कर सकें। मोर एवर इफ़ द साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल दैन एक्सपेंसेस ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम शुड बी स्मॉल। तब कम होने चाहिए, और अगर बिज़नेस ग्रो कर रहा है फिर चाहे वो बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा फ्लेक्सिबल सिस्टम हमारा होना चाहिए। कॉम्पेटिबिलिटी। हमारा कॉस्टिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो प्रेजेंट कॉस्ट को कंपेयर कर सके प्रीवियस पीरियड के डाटा से, so that management can evaluate the performance of the business and can take decision for the betterment of the business. Minimal official work, ऐसा ना हो कि वो अननेसेसरी हमारे ऑफिशियल वर्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे। ऐसा हो जिसमें कम रिपोर्ट्स बनानी पड़े, कम फाइलिंग हो, वो आसानी से ऑफिस में हैंडल हो सके, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। मिनिमम चेंज इन द एग्जिस्टिंग सेटअप। हमारा पोस्टिंग का जो सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए विच शुड नॉट डिस्टर्ब द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पावर को शक्तियों को जो बांटा गया है, जिसमें डिपार्टमेंटाइजेशन किया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम है, जो अकाउंटेबिलिटी है, उसको डिस्टर्ब ना करे, ऐसा हमारा सिस्टम होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी इन द फॉर्म ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। कॉस्टिंग सिस्टम हमारा ऐसा हो जो यूनिफॉर्म हो, अलग अलग जो फॉर्म्स हैं, परफॉर्मा है, रिपोर्ट है, वो सभी एक ही तरीके से प्रिपेयर की जानी चाहिए। ऐसा सिस्टम हो कि वो हमारे सिस्टम को यूनिफॉर्म दे, कि हर लागत के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग तरीके से फॉर्म, हमारे परफॉर्मा रिपोर्ट तैयार करने का तरीका नहीं होना चाहिए। एफिशिएंट कंट्रोल ऑन द मटेरियल एंड लेबर। ऐसा तरीका होना चाहिए जो हमारी लेबर पे, हमारी मटेरियल की कॉस्ट है, उसको आसानी से हैंडल कर सके, उसको अननेसेसरी उसकी बर्डन ना बनाए, बल्कि उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में हेल्प करे। प्रॉपर कंट्रोल हो परचेजिंग पे, स्टोरिंग पे, मटेरियल को इशू करने में, अबनॉर्मल वेस्टेज को वो रोके, आइडल टाइम है जो लेबर का उसको रोके, ऐसा प्रयास उसका होना चाहिए। एलोकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ओवरहेड।
आइडियल सिस्टम कॉस्टिंग का ऐसा हो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, जिनको हम कॉस्टिंग की भाषा में ओवरहेड्स बोलते हैं, वो प्रॉपरली वो मैनेज करे, प्रॉपरली उनको एलोकेट करे, प्रॉपरली वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करे, कि किसी एक डिपार्टमेंट, किसी एक प्रोडक्ट पर तो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो और अन्य पे कोई भी बर्डन ना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इक्वल बिल्कुल उनका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन उसको करने वाला हमारा सिस्टम होना चाहिए। रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, when two system of accounts, that is cost accounting and the financial accounting are maintained, then there may be the difference between the final result of the same period, उनके प्रॉफिट एंड लॉस में, उनके रिजल्ट में डिफरेंस हो सकता है। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उनको रिकंसाइल किया जा सके, हमें पता लगे कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, वो डिफरेंस के रीजंस को हम आसानी से निकाल सकें। अकाउंटेबिलिटी शुड बी इस्टेब्लिश इन केस देयर इज़ ए वेरिएंस इन द रिजल्ट, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी शुड बी इस्टेब्लिश। अगर हमारा डिफरेंस आ रहा है, हमारा वेरिएंस आ रहा है, उस डिफरेंस के लिए कौन जिम्मेवार है, किसका उत्तरदायित्व है, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे, ऐसा हमारा सिस्टम होना चाहिए। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, व्हाट फॉर द कॉस्ट अकाउंटेंट इज़ अपॉइंटेड, कॉस्ट अकाउंटेंट को क्यों अपॉइंट किया गया है, द ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट शुड बी क्लियरली डिफाइंड। उसमें बताया गया हो कि कॉस्ट अकाउंटेंट की क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, क्या क्या उसके अधिकार हैं, क्या क्या उसकी शक्तियां हैं, क्या क्या उसका कर्तव्य है। टू परफॉर्म दिस ड्यूटी प्रॉपरली द कॉस्ट अकाउंटेंट मस्ट हैव असेस ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। उसको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, अपनी उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए ऐसा सिस्टम होना चाहिए